नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्वों के साथ आपके संविधान का अगला क्लास पॉलिटी वीडियो क्लास में आप सबको स्वागत करता हूं। मैं शिक्षक भर्ती कला संकाय के लिए विशेषकर डिजाइन किया गया, मगर हर एक एग्जाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण जिसमें संविधान आता है। आपको क्वेश्चन यहीं से देखने मिलेंगे क्योंकि हम संविधान को उसके व्यवहारिक ज्ञान के रूप में पढ़ रहे हैं, जिससे आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती कला संकाय के वीडियो नंबर 28 में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सर बहुत लंबे समय से भाग 5 केंद्र सरकार। तो सर भाग 5 जिसमें आप संघ पढ़ते हैं या संघ सरकार या केंद्र सरकार बोलते हैं, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति, अर्थात राष्ट्रपति जी से जुड़ी हुई आपके राष्ट्रपति होते हैं समाप्त। मगर कुछ चीज़ें आगे जब आते जाएंगे तो कुछ उनसे छोटी छोटी चीज़ें जो होंगी वो आगे आपका कवर हो जाएगा। मगर मेन तरीके में भारत के राष्ट्रपति से आपका जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक आप पढ़ चुके हैं जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनने की चांसेस होती है। आज आप पढ़ने वाले भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति जी के बारे में बहुत लंबी चौड़ी जानकारी की जरूरत आपको नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन आता है उतना सब चीज़ आपको अच्छे से बता दिया जाएगा, आपका हर एक चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक, चलिए। मगर हाँ, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको फिर से भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम पूछिए क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में नई नई नियुक्ति हुई है राष्ट्रपति जी की भी। द्रौपदी मुर्मू जी 15वें नंबर के राष्ट्रपति बन गई। और दोस्तों आपके जगदीप धनखड़ जी जो 14वें नंबर के आपके उपराष्ट्रपति बने। तो क्योंकि नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है तो जायज़ सी बात है कि भैया आपके एग्जाम में आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन देखने मिल सकता है। उनकी चुनाव प्रक्रिया से क्वेश्चन देखने मिल सकता है, उनको शपथ कौन दिलाता है क्वेश्चन देखने मिल सकता है, उनका पद कौन से अनुच्छेद में होता है देखने क्वेश्चन मिल सकता है। इसलिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, अन्यथा बाबा ठन ठन गोपाल हो जाएंगे आप, है ना। चलिए सही क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने लास्ट क्लास में बोला था कि भाई ये जो पहला टेबल दूसरा टेबल इसको लास्ट में याद करवाऊंगा, मगर लास्ट में याद करवाने के लिए मैं बोलता हूँ चलिए आज कोशिश करते हैं लास्ट में याद करवा दें, मगर छूट जाता है इसलिए। मगर शुरू में पढ़ाता हूँ तो क्या लोग देखते हैं अरे हर दिन वही टेबल याद करवा रहे सर, अरे इससे अच्छा छोड़ो क्लास, तो आप लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तो जो टिक के पढ़ता है दोस्तों उसको पूरा टेबल याद होगा, शुरू से लास्ट तक जो आज तक पढ़ा होगा, कंटिन्यू क्लास देखा होगा, भागा नहीं होगा दोस्तों, क्लास पक्का के टेबल उसको याद होगा, हर भाग उसका नाम उसके अनुच्छेद उसको याद हो चुके होंगे आज, है ना। हाँ, तो वैसे ही मगर हमारा भाई आप जब चले जा रहे हैं बच्चे छोड़ छोड़ के क्लास, तो हमारा तो फ़र्ज़ है कि भाई आपको लाना है क्लास में, आपको पढ़ाना है ज़बरदस्ती, क्योंकि पेरेंट्स का फ़र्ज़ होता है बच्चों को अपने मन से पढ़ें तो पढ़ने दीजिए, ना पढ़े तो फिर डांट के फटकार के पढ़ाइए, मगर पढ़ाइए ज़रूर क्योंकि उनके भले के लिए ही होता है। ठीक, चलिए। तो वैसे ही हम भी इस टेबल को आपके आज लास्ट में रिवीजन करवा देंगे, इस पूरे टेबल 1 को, टेबल 2 को। हम आज तीसरे टेबल में एक भाग एक अनुच्छेद पढ़ेंगे, जो हर दिन हम पढ़ते हैं, एक भाग उसका नाम उसका अनुच्छेद, हर दिन एक भाग एक नाम एक अनुच्छेद हम पढ़ के चलते हैं। इसको आज पढ़ लेते हैं, फिर हम आते हैं आज के मेन टॉपिक की ओर। अभी आएंगे मेन टॉपिक में। फिलहाल देखिए सर, ने बताया सर भाग 17 में क्या होता है। सर भाग 17, सर 17 प्रकार की भाषा मुझे बोलने आती है, और सर उसका अनुच्छेद है 343 से 351। अर्थात भाग 17 में राजभाषा आता है जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक का आता है। सर भाग अ से 18 हमें अ से आपातकालीन प्रबंध होता है, जिसमें आपका अनुच्छेद आता है 352 से 60 तक, जिसको आप पढ़ चुके हैं। 352 4 56 4 60। 52 में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में राष्ट्रपति शासन, 60 में वित्तीय आपातकाल। सर दोस्तों 17-18 पहले ही पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ते हैं सर आपका भाग 19। सर भाग 19 है प्रकीर्ण। 19 प्रकीर्ण, 19 प्रकार की किरणें आ रही। क्या बोलेंगे आप? 19 प्रकार की किरणें। तो 19 प्रकार की किरणें आ रही हैं, 19 प्रकार की किरणें आ रही हैं। आपको याद रखो 19 प्रकार की किरणें प्रकीर्ण, तो भाग 19 में है प्रकीर्ण। अनुच्छेद 361 से 67, 61 6 67, 61 6 67। तो 17 में राजभाषा, 43 से 51, सर 352 से 360। अब भाग 18 में राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंध, और सर भाग 19 में प्रकीर्ण है आपका 52 से 360 हो गया, 61 से 67 तक, तो 361 से 67, तो 343 से 51, 52 से 60, 61 से 67 राजभाषा, 17, 18 में आपातकालीन प्रबंध, 19 में प्रकीर्ण। भाग 20 में है दोस्तों संविधान के संशोधन, अर्थात भाग 20 में है संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 बस एक ठो सिंगल। संविधान संशोधन कैसे होता है? अनुच्छेद 368 के तहत होता है संविधान संशोधन। कौन से भाग में है? भाग 20 में है। बात खत्म। चलिए
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं हम क्लास की ओर। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसको पढ़ेंगे चारों को, फिर हम 21 और 22 पढ़ेंगे, फिर हमारा 21-22 तक पूरा हमारा जितने भाग हैं उनके अनुच्छेद खत्म हो जाएंगे, भाग भाग का नाम अनुच्छेद खत्म हो जाएगा। फिर हम तीनों टेबल को हर दिन क्लास में रिवीजन करते चलेंगे। आइए आते हैं दोस्तों आज आपके क्लास के मुख्य मुद्दे पर, वो है भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के संविधान, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ रिवीजन करवा देता हूँ, है ना भाई, ताकि आप अच्छे समझ पाए, ताकि आपकी समझ विकसित हो पाए इस टॉपिक पर। देखिए आप पढ़ क्या रहे हैं सर, हम पढ़ रहे थे भाग 5, इसमें आप पढ़ रहे हैं सर संघ, इसमें अनुच्छेद आता है सर, संघ में अनुच्छेद आता है आपका 52 से, अनुच्छेद 52 से 151 तक, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक। सर इस 52 में से आप 52 से अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक क्या पढ़े सर? ये अनुच्छेद 52 से 62 तक था राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, इसको और तोड़ देते हैं, पहले रुकिए। ठीक, तो सर जो संघ होता है ना, ये संघ बहुत सारे हिस्सों में टूटा होता है। क्या किस किस में? सर कार्यपालिका में, कार्यपालिका में। सर फिर आपके विधायिका में, विधायिका में, विधायिका में। सर न्यायपालिका में, न्यायपालिका में, न्यायपालिका में। और सर उसके बाद आपका एक एक्स्ट्रा इसी में रख लीजिए ताकि आपको याद रहे, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक, ठीक है सर, ये 4 हिस्से होते हैं। सर इसमें जो कार्यपालिका है इसका अनुच्छेद आता है, वो कार्यपालिका का लिख लीजिए 52 से 78। ऐसा कहीं पूछना हो तो पूछ ले, नहीं तो कठिन करना हो पेपर तो ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, भाग 5 में संघ सरकार में कार्यपालिका कितने से कितने अनुच्छेद के बीच आता है? बोलेंगे 52 से 78 में आता है कार्यपालिका। विधायिका आपकी आती है 79 से 123 में, 79 से 123 में विधायिका। न्यायपालिका आती है 124 से, अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक में। और CAG आते हैं केवल केवल दोस्तों आपके अनुच्छेद 148 से 51 तक, 148 से 151 तक। यस सर, वहाँ सारे 4 अनुच्छेद जो है पूरा 52 से लेकर के पूरे 151 तक, तो 52 से लेकर के 151 तक ऐसे भी इनका क्रम टूटा हुआ है। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सर 52 से 78 तक कार्यपालिका, 79 से 123 तक विधायिका, 124 से 147 तक न्यायपालिका, 148 से 151 तक CAG। फिर सर कार्यपालिका में फिर अलग खंड होता है, इस कार्यपालिका में इसका अलग खंड होता है, 52 से 78 तक अलग खंड चलता है। क्या खंड होता है सर इसका? 52 से 62 तक, 63 से 73 तक, और सर आपका 74 से 78 तक। ठीक हो गया, 52 से 78 तक आपका खंड विभाजन हो गया। यस सर, 52 से 62 तक अनुच्छेद का पूरा एक सेट है। 63 से 73 तक फिर देखिए 52 10 62, 63 10 73 और 74 4 78, 4 ही बचे यहाँ पे। हाँ सर 52 से 62 तक आ जाते हैं राष्ट्रपति, अर्थात राष्ट्रपति से जिससे जुड़े हुए ये पूरे अनुच्छेद हैं 52 से 62 तक। सर राष्ट्रपति जी के बाद मेन होते हैं उपराष्ट्रपति जी। तो ये उपराष्ट्रपति जी आ गए आपके, तो पूछ सकता है कि राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 62 तक है। और भी बहुत सारा इनसे जुड़ा हुआ है अनुच्छेद संविधान का, 124, 143, वो सब अलग अलग है, मगर फिलहाल यहाँ पे। और सर आपके ये है 74 से 78 तक आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद आते हैं प्रधानमंत्री जी। जिसमें से हम 52 से 62 पूरा पढ़ लिए, राष्ट्रपति जी से पूरा जुड़ा हुआ हर एक चीज़ पढ़ लिए, तो राष्ट्रपति जी हमारे हो गए हैं फिनिश, क्लियर कट, अच्छे से नॉलेज। क्योंकि नई राष्ट्रपति बनी है भैया तो हमको क्वेश्चन आंसर बनेगा, इसलिए हमने इसको पढ़ लिया अच्छे से। अब हम पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 63 से 73 उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, आपको 63 से 73 के बीच में पूरे उपराष्ट्रपति जी देखने मिलेंगे, और इसमें हर एक अनुच्छेद आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण होंगे वो हम आपको बता देंगे। क्लियर बातें? चलिए भैया, आइए। तो इतना आपको क्लियर हो गया। सर आज आप पढ़ेंगे
उपराष्ट्रपति अनुच्छेद आर्टिकल 63 से 73 तक जो कि आते हैं। ठीक, क्लियर आपको दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। देख लेता हूँ एक बार, या भैया, हाँ सब क्लियर दिख रहा है। ठीक, चलिए तो हम प्रवेश करते हैं। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ना। लास्ट टाइम आपको ऐसे ही चार्टिंग बना के रखिएगा, आपको ऐसा चार्ट बना के रखेंगे, इससे फास्ट ट्रैक तरीके से रिवीजन हो जाएगा और संविधान की अच्छी समझ भी हो जाएगी आपके अंदर। चलिए, वहाँ सर हम पढ़ने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति 63 से अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक। तो आइए उपराष्ट्रपति जी चालू करते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 यह उपबद्ध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अर्थात भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, यह बताता है कौन? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 ये अनुच्छेद 63 क्या बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, एकदम ध्यान से बैठाते चलना दिमाग में, धीरे धीरे स्थिरता के साथ। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89, तो 89 तो था नहीं सर, 63 से 73 तक था। हाँ भाई ठीक है, मगर सुनो तो भाई, राष्ट्रपति भी तो आपके 52 से 62 तक थे, मगर उनके में 124, 143, 352, 456, 460 सब उनसे जुड़ा हुआ है ना, बस वैसे ही दोस्तों। तो अनुच्छेद 63 के बाद अब आते हैं अगले पे। अनुच्छेद 64 और 89 यह उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो कभी ये पूछ ले कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति। सर पदेन सभापति का मतलब क्या होता है कि जो भी भारत में उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिक ही राज्यसभा के सभापति के पद पर नियुक्त माना जाएगा। इसे भी बोलते हैं दोस्तों कि आप चुने किसी और रूप में गए, मगर आपको, मैं जैसे मान लीजिए मेरे को आप टीचर ऑफ द ईयर चुने, इस सबसे बढ़िया पढ़ाई इस साल में, तो टीचर ऑफ द ईयर आप मेरे को चुन लिए, और उसकी वजह से मेरे को कुछ और फर्ज भी मिल गया, कुछ और मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ मिल गया। तो वैसे ही आप चुने गए थे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मगर आपको राज्यसभा के पदेन राज्यसभा के सभापति का पद भी मिल गया उपराष्ट्रपति चुनने की वजह से। तो दोस्तों आपको बोलते हैं पदेन, कि आप चुने किसी और पद के लिए थे, मगर उस पद पे चुनाने की वजह से आपको ऑटोमेटिक ही कोई और पद मिल जाए, ये होता है पदेन सभापति या पदेन पद। तो पदेन शब्द का मतलब समझ गए, सभापति का मतलब समझ गए, हाँ सर, कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। और किसके तहत होता है? अनुच्छेद 64 अनुच्छेद 89 के तहत होता है। क्लियर? यस सर, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 ये बात करता है, ध्यान रखिएगा दोनों अनुच्छेद को जोड़ करके। ठीक है, कि भारत के उपराष्ट्रपति होगा 63 में, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा 64 में। आइए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति पद का धारक कार्यपालिका का भाग है। मैंने क्या बोला था कि भाई हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका मैंने राष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा, प्रधानमंत्री पढ़ा, इसका मतलब वही है ना कि भाई उपराष्ट्रपति भी कार्यपालिका के हिस्से हैं। इसलिए बोला कि संवैधानिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति पद का धारक कार्यपालिका का भाग है, परंतु राज्यसभा के सभापति के रूप में वह संसद का भी भाग है, अर्थात वह विधायिका के भी हिस्से होते हैं। इसका मतलब कि जो उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों, वो आपके कार्यपालिका और विधायिका दोनों के ही जुड़े हुए पद है, वो दोनों से ही जुड़ा हुआ पद है। कैसे? वो उपराष्ट्रपति चुने गए तो वो कार्यपालिका के जुड़े हुए सदस्य हो गए, कार्यपालिका के क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। मगर जैसे ही वो उपराष्ट्रपति चुनने की वजह से राज्यसभा के सभापति के पद में बैठे, तो राज्यसभा दोस्तों आपका क्या उच्च सदन है, तो दोस्तों विधायिका के हिस्से भी बन गए, विधायिका के भी भाग बन गए। इसलिए याद रखेंगे उपराष्ट्रपति जी कार्यपालिका और विधायिका दोनों के ही भाग हैं। ठीक, चलिए आइए। इस प्रकार उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका होती है और वह दो अलग अलग और पृथक पद धारण करते हैं। और समझ आ गया? यस। तो कभी आपको सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन बना दे, नाम दे दे अलग अलग पद का और बोल दे इसमें कौन सी पद के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हैं,
है ना, तो आप बता पाएँ। वो अलग अलग और पृथक पृथक पद धारण करते हैं तो आप बता पाएंगे भैया उपराष्ट्रपति जी हैं वो। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए उससे कैसे निकलेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो आपको भाई पहला पचा 63 से 73 तक पूरा ही है। पहला ही 63 है तो भाई आप ले लीजिए आंसर सीधा सीधा 63 कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 63 बोलता है। अनुच्छेद 64 और 89 ये बोलते हैं कि भाई राज्य जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के पदेन सभापति हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आंसर सी। उपराष्ट्रपति का चुनाव, अब इसको चुनाव से क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त, इसलिए चुनाव को अच्छे से देखिए। यहाँ से बहुत ही अच्छे स्तर के क्वेश्चन बनते हैं, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा तो आप खुद को महसूस कीजिएगा, कोई दिक्कत डाउट नहीं रहेगा। आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति जी को चुनाव। उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, अर्थात 20 लोग प्रस्ताव लाने वाले और 20 लोग दोस्तों हस्ताक्षर करने वाले होने चाहिए, ये बोलना चाह रहे हो। तो अपने आप में पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, कूट वाला बनेगा तो यहीं से आपको दे देगा। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, अनुच्छेद किसमें दिया है? 63 अनुच्छेद में दिया है ऐसा करके दूसरा दे देगा। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, 64 में दे दिया है। तीसरा कूट में इश्यू डालेगा कि उसमें उनके चुनाव के लिए 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक चाहिए, ऐसे घुमा देगा क्वेश्चन को, मगर नहीं आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति सेकंड टॉप पोस्ट है, सेकंड टॉप पोस्ट, सेकंड मतलब द्वितीय, दूसरे से दो से 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होंगे। बात क्लियर? यस सर। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, जो कि राष्ट्रपति जी का होता है वैसे ही प्रणाली पद्धति का प्रयोग किया जाता है, उसी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उपराष्ट्रपति जी के लिए भी, है ना भाई। चलिए और कुछ मैं देख रहा हूँ आपके लिए ही, हाँ याद रखेंगे सर राष्ट्रपति के पद के लिए, यही टोक रहा हूँ इसलिए आपको याद रहे, सर राष्ट्रपति के पद के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। कितने? 50-50 राष्ट्रपति के पद के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, उपराष्ट्रपति के पद के लिए 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। याद रखिएगा इस चीज़ों को, एक साथ पढ़ते हैं तो याद रहता है। उसका ये लिंक भी देता हूँ आपके तक, दिमाग में छप जाए आपको थोड़ा, कि राष्ट्रपति के पद के लिए और उपराष्ट्रपति के पद के लिए ऐसे कूट में घुमाता है आपको। हाँ, प्रस्तावक कितने होने चाहिए, अनुमोदक कितने होने चाहिए? तो राष्ट्रपति के पद के लिए 50 प्रस्तावक हो, 50 अनुमोदक हो। वैसे उपराष्ट्रपति के पद के लिए 20 प्रस्तावक हो, 20 अनुमोदक हो। ये टेबल आप बना लीजिए, इसी से आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए भैया। तो भैया याद रखेंगे राष्ट्रपति जी के लिए 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदक, उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्ताव 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। कोई डाउट नहीं रखना है, कैसे घुमा पूछेगा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। हाँ चलिए, बोला कभी कुछ छूटने नहीं, सब रिवीजन कराऊंगा आपका, इसलिए सब खोल के रखा हूँ पुस्तक कॉपी सबकी, कुछ मत छूटे आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आप क्या पढ़ते हैं दोनों प्रस्ताव का अनुमोदक तो कंफ्यूज जाते हैं एग्जाम बैठते हैं तब, यार किसके लिए 50 था किसके लिए 20 था। मतलब आपको याद रहेगा कि हाँ राष्ट्रपति बड़ा पद है तो उसके लिए 50 होगा, उपराष्ट्रपति उनसे छोटा पद इसलिए उनके लिए 20 होगा, और सेकंड नंबर का पोस्ट है वो राष्ट्रपति के बाद, इसलिए 20 का 2 से सेकंड नंबर से 2 से 20 हो जाएगा। यस, ऐसे ही अपने दिमाग को स्पष्ट रखिए। दिमाग में अगर आप वर्गीकरण क्लियर नहीं करेंगे तो एग्जाम में भी आप कन्फ्यूजन के साथ गलत करके आएंगे। आइए तो याद रखिए पहला बात यही, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होते हैं। दोनों के लिए ही एकल संक्रमणीय मत पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष वोट होता है। ठीक है, इनके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। याद रहेगा? यस सर। प्रधानमंत्री जी के लिए लोकसभा, आपके एक और हिस्सा आपके लिए निकाला था, कहाँ चला गया भाई, आ जाओ।
हाँ, तो वो बात याद रखिएगा। किनके लिए? आपके उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में। जैसे क्या था राष्ट्रपति चुनाव में, इसलिए कंपेयर करके पढ़ा हूं। राष्ट्रपति जी के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभा, नॉट परिषद, नॉट विधान परिषद, नो और कोई आपके विधान न मनोनीत सदस्य। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सभी राज्यों के विधानसभा और दिल्ली पौंडीचेरी की विधानसभा, इनके दोस्तों निर्वाचित सदस्य, ओनली केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति जी के चुनाव में वोट देते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं देते हैं, है ना भैया, याद रखेंगे। और दूसरा बात कि विधान परिषद के सदस्य नहीं देते हैं। मगर उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत, सारे सदस्य ही वोट देते हैं, है ना, याद रखेंगे। क्यों भैया? आपके लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, सारे सदस्य मिलकर ही उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में वोट देते हैं। तो राष्ट्रपति जी के में लोकसभा और राज्यसभा के ही लोग बचते हैं, राज्य विधानसभा के नहीं, दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभा के नहीं, केवल लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य, माने निर्वाचित हो चाहे मनोनीत, सारे सदस्य मिलकर वोट देते हैं इनके चुनाव में। इसलिए लिखा है इनके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत भी। तो जो खुद दिया है ना ये हिंट करके, उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी के में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक, और सभी सदस्य भाग लेते हैं। कहाँ के? लोकसभा और राज्यसभा के। इनके में एकल संक्रमणीय मत पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है चुनाव। 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक। चलिए और आगे बढ़िए। अब कार्य देखते हैं भाई, राष्ट्रपति चुन लिए गए, आगे देखते हैं भैया। 20 प्रस्तावक आए, 20 अनुमोदक आए, वो सब भैया चुनाव हुआ इनके, वही एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो आप राष्ट्रपति जी में पढ़े हैं वैसे ही, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो आप राष्ट्रपति जी में पढ़े हैं वैसे ही इनका भी चुनाव हो गया। और आखिरकार चुनाव होने के बाद अब कार्य देखते हैं इनका, कि राज्यसभा का जैसे उपराष्ट्रपति के पद पे आएंगे वैसे ही राज्यसभा के पदेन सभापति हो जाएंगे, अनुच्छेद 64 और 89 के तहत। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति के पद रिक्ति के समय, जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, यह राष्ट्रपति के कार्यों को पूर्ण करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति जी के जब राष्ट्रपति छुट्टी पे, तो भाई उन समय राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति जी करते हैं। जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं उस समय इनको वेतन व भत्ते राष्ट्रपति वाले ही मिलते हैं। यह अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति का पद धारण कर सकते हैं। अर्थात जब राष्ट्रपति के चुनाव में कभी कुछ दिक्कत की वजह से नए राष्ट्रपति के चुनाव में 6 माह का समय लग गया, तब तक के लिए इनको बैठा के रखा जाता है। उपराष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति के पद पर कोई विकट परिस्थिति आई तब की बात है, हाँ, और उस 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। हालांकि अभी तो पद छोड़ने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, मगर कभी विकट परिस्थिति का बात है। तो हाँ, ये याद रखिए कि उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति वाले, उनको जब ये राष्ट्रपति के पद पे काम करेंगे तो इनको सारे वेतन भत्ते फैसिलिटी राष्ट्रपति वाले ही मिलेंगे, और यह अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति का पद धारण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति हमारे देश के सबसे बड़े पद है, तो 6 माह से ज़्यादा खाली नहीं रह सकते। याद रखिएगा इस बात में। उसके भीतर 6 माह में चुनाव करा के नए राष्ट्रपति जी की नियुक्ति करनी होती है। शपथ कार्य आपने देख लिया, अब शपथ पे आइए। राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, यह कूट में बनता है कि उपराष्ट्रपति जी को या तो राष्ट्रपति जी शपथ दिला सकते हैं या राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे उपराष्ट्रपति को या इनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, तथा शपथ में संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा व पद व कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करने की शपथ लेते हैं। तो इनका शपथ क्या रहता है वो आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक्टिंग करके बता रहा हूँ भाई, थोड़ा ध्यान रखेंगे ताकि आपको याद रहे लाइन। मैं प्रतीक सिंह संविधान को साक्षी मानकर संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा व पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, श्रद्धा पूर्वक करने की शपथ लेते हैं। यह शपथ मैं लेता हूँ। तो ऐसे दोस्तों शपथ होता है कि मैं प्रतीक सिंह संविधान को साक्षी मानते हुए संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा व अपने पद व कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मैं श्रद्धापूर्वक कार्य करूंगा। यह आज मैं शपथ लेता हूँ। ये शपथ लेते हैं कौन?
राष्ट्र उपराष्ट्रपति जी, और दिलवाते कौन है भैया? राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इनको शपथ दिलवाते हैं। शपथ याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हो गए भैया आपके भारत के उपराष्ट्रपति की सूची 1952 से वर्तमान समय तक। क्लियर बातें हो गई? यस। तो 1952 में सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे आपके? सर सबसे पहले उपराष्ट्रपति आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। एक बार सबका फोटो देख लीजिए भैया, आपको क्लियर रहना चाहिए। हाँ सर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 1952 से 62 तक। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति जी भी थे 50 से 62 तक, वैसे उपराष्ट्रपति जी भी थे 62 तक पूरा। फिर आगे सर आपके जाकिर हुसैन जी, ये हुसैन जी है, जबकि जब वो राष्ट्रपति बने है ना, तो इनका देहांत हो गया। ठीक, चलिए। फिर वीवी गिरी जी, जो इनके देहांत के बाद आपके एक्टिंग प्राइम प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किए, बाद में खुद प्रेसिडेंट बन गए, उससे पहले खुद आपके उपराष्ट्रपति रहे थे वीवी गिरी जी। फिर आए आपके गोपाल स्वरूप पाठक, जीएस पाठक। फिर देखिए बीडी जत्ती जी, जो आपके दोस्तों फिर कार्यवाहक के रूप में काम किए थे वीवी गिरी जी के बाद। फिर आप क्या है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, जो फिर राष्ट्रपति के पद पे भी नियुक्त हुए थे, है ना? नहीं, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में होते क्या, अली अहमद थे। हाँ, अली अहमद हो, नहीं है, नहीं, हाँ ठीक है। फिर आपके वेंकट रमन जी, फिर शंकर दयाल शर्मा जी, फिर के.आर. नारायणन जी, फिर कृष्णकांत जी, फिर आपके भैरव सिंह शेखावत जी, फिर आप क्या है मोहम्मद हामिद अंसारी जी, और उनके बाद आए एम वेंकैया नायडू जी 2017 से 2022 तक। तब कितने लोग दिख रहे हैं भैया? 3 3 6, तो 6 6 12 1 13। और अब इनके बाद रिटायर्ड हो गए हैं, समझिए एक तरीके से आप कहें कि हट मैंने उपराष्ट्रपति के पद से अब नए व्यक्ति नियुक्त हो गए हैं। तो भैया कितने नंबर के हुए सर? ये आ गए 6 6 12, 3 3 6 3 13 3 4 12 12 1 13। तो इनके बाद उपराष्ट्रपति हमारे वेंकैया नायडू जी 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। अब इनके बाद नए उपराष्ट्रपति जी आ गए हैं, कौन? जगदीप धनखड़ जी 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए। कौन? जगदीप धनखड़ जी 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन के अभी नियुक्त हैं। ठीक, प्रेसिडेंट है अभी 15वीं नंबर की, उनके बाद का पद है तो उनसे एक कम। 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति, 15वें नंबर के राष्ट्रपति अभी भारत में, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और दोस्तों आपके राष्ट्रपति जो हमारे मोदी जी हैं वो तो 15वें नंबर के थे ही, हमारे कार्यकाल हिसाब से 16वें हो जाएंगे, है ना? फिलहाल 15 है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि आपके 52 से लेकर 57 तक थे। ठीक, सबसे पहले आपके उपराष्ट्रपति, तो सब पूछता है नाम, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? फिर जाकिर हुसैन 62 से 67, वीवी गिरी, ये दोस्तों 52 से 62 तक हो गई, याद रखिए 62 से 67 भी है। हाँ, वीवी गिरी 67 से 69, गोपाल स्वरूप पाठक, जीएस पाठक, फिर आपके बीडी जत्ती, फिर आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह, राम स्वामी वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, कृष्णकांत, आपके भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी साहब, वेंकैया नायडू जी, वही 17 से 22 तक थे। देखिए 10 अगस्त 2022, फिलहाल इसी साल वेंकैया नायडू जी का कार्यकाल समाप्त हो गया। इनकी जगह पे अब कौन आ गए हैं? इनके जगह पे आ गए हैं नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, 15वें हमारे 14वें नंबर के, तो ये हमारे हैं उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़। 11 अगस्त 2022 से अब तक है, मतलब चल रहे हैं यही वर्तमान में। कितने नंबर के हैं? यार इसका नंबर इनका 14th नंबर के हैं, ये 14th नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ये नंबर्स पूछते हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। और ये दोस्तों हमारी 15 नंबर की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो जगदीप धनखड़ जी, द्रौपदी मुर्मू जी, और वर्तमान में हमारे 15वें नंबर के ही प्रधानमंत्री भी हो गए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक, तो जगदीप धनखड़ जी, द्रौपदी मुर्मू जी, नरेंद्र मोदी जी, वर्तमान में हमारे देश में इस समय इन्हीं का ही शासन है। आप समझिए वर्तमान में यही इस पद पे विराजमान है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, कौन थे भैया? अरे राधा कृष्णन। तो सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ए आंसर आ गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, लंबे कार्यकाल के लिए भी थे। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा है? आंसर वही है भैया, आपको क्लियर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही 52 से 62 तक सबसे लंबे कार्यकाल के लिए ये रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति में भी पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सबसे लंबे कार्यकाल के लिए रहे हैं, वैसे ही उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी सबसे लंबे कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो राष्ट्रपति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उपराष्ट्रपति में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो ये तो हो गया इनका कार्यकाल खत्म, माने उपराष्ट्रपति से जुड़ा आपको जितना मुद्दा था मेन वो यहाँ पे हमारे कंटेंट वाले के हिसाब से हो गया खत्म, है ना भैया। और अभी हाँ, मगर अब मैं आपको कुछ चार्टिंग टेबल बनवा दे रहा हूँ, उस टेबल को बना के रखिएगा, आपके बहुत वर्तमान में काम आएगा, क्योंकि फिलहाल में नियुक्त हुए हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी। तो आइए तो पहले तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, पूरा सिस्टमेटिक में पूरा चार्ट बनाऊंगा, ध्यान रखेंगे। सर पहली बात तो कि उपराष्ट्रपति जी पे हम आ गए हैं, जिसमें आपको अनुच्छेद पढ़ना पूरा, अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 73 तक। अनुच्छेद ठीक है सर, इसमें अनुच्छेद 63 है, 64 है और 65। छोटा छोटा हिंट बताऊंगा तो आपके पास याद रहे। अर्थात राष्ट्रपति का पद होगा, ये बात किया गया है आपका, राष्ट्रपति बोलो, उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति नाम का कोई पद होगा भारत में, ये बोला गया अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बोला गया है। 64 में बोला गया है कि वह राज्यसभा RS बोले तो राज्यसभा, है ना, लड़के अपना वाला RS ना समझे, है ना, लड़के अपने वाला RS ना समझे भैया, जो आप है स्टूडेंट, ये राज्यसभा वाला है, ठीक है। हाँ मेरे को सब पता है, मेरे सब टाइप के दोस्त हैं भाई, मैं मगर इस सब में लिप्त नहीं रहता हूँ। चलिए हाँ सर, तो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो 64 के तहत ही जो भी उपराष्ट्रपति होंगे और राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये बात आपके 64 में बोला गया है, और 89 में भी, ठीक है। और 65 में बोला गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वही आपके राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यभार, तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य, राष्ट्रपति जी के रूप में उनको कार्य क्या क्या किस कार्य का वहन करना है, ठीक। वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति के रूप में क्या क्या कार्य करना है, ये 63, 64, 65 ही मेनली आप याद रखिए, ठीक है। सब की पॉइंट्स भी लिखा रहा होता कि आपको पूरा रिविजन रामायण में। सर इसके लिए उपराष्ट्रपति जी के चुनाव का लिख देता हूँ, है ना, तो चुनाव का पूरा प्रोसेस लिख देता हूँ सर, निर्वाचन का पूरा प्रोसेस लिख देता हूँ सर। 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, राष्ट्रपति जी में 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। अच्छा 20 लोग जो प्रस्ताव लेके आएंगे, और 20 लोग जो उस प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन देंगे अपना कि हाँ हम भी आपके पक्ष में हैं, हम भी आपके साथ हैं, ठीक है। तो 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक हो गए। फिर सर इनमें भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्योंकि जनता इनको सीधा नहीं चुनती है। सर इनके में आपका गुप्त मतदान होता है, यस सर इनके में भी आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। सर इनके में भी आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर इनका चुनाव होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बातें, यस
ये 4 चीज़ तो। अप्रत्यक्ष चुनाव, गुप्त मतदान, एकल कंपनी मत पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, 20 प्रस्ताव, 20 अनुमोदक। ठीक है, ये तो उनके चुनाव जुड़ा हुआ बात हो गया। क्लियर। चलिए, इतना आपको ध्यान रहेगा। तो और क्या बताया जाए, आइए आगे आते हैं अब। इसके बाद हम अपने नोट से सिर्फ कुछ लिखवा दो, आपको काम का चीज़ है ना। आइए देखिए भैया, नोट से मेरा पूरा एक चीज़ आपको खोज के पढ़ाता हूँ, पुस्तक से अलग, फिर यहाँ से अलग, मतलब कुछ चीज़ छूटे मत आपका। जहाँ से क्वेश्चन बनना है हर एक जगह से आपको पढ़ाता हूँ, कहीं से कोई कमी नहीं करता। आइए तो लिखिए, एक पूरा टेबल बनाएंगे हम लोग, ठीक। इनसे जुड़ा हुआ हम जो आप पीछे पढ़ाई बनाए 6। तो आइए लेते हैं, ये उसी में जो आपको था इसी में लिख लेते हैं, ठीक है। 63 से 73 तक, तो भाई 63 अनुपात होता है, ये सब हम लिख लिए हैं, ठीक है। और लिख लेते हैं इसी में, हाँ, कि उपराष्ट्रपति जी का जो पद है ना दोस्तों, उपराष्ट्रपति जी का जो पद है ये आपके लिया गया है USA, अमेरिका से, अमेरिका संविधान से। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद लिया है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक ठीक। तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बाद में आपको पता चल गया। चलिए और देख लेते हैं, कुछ छूटेगा तो। और साथ ही साथ ये राज्यसभा के तो प्रदेश सभापति होते हैं, इसके साथ ही साथ DU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कुलपति होते हैं। जो भी आपके उपराष्ट्रपति बनेंगे ना, ऑटोमेटिक ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पे नियुक्त हो जाएंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्त हो जाएंगे, मतलब यहाँ के भी ये पदेन कुलपति बन जाएंगे, पदेन कुलपति। याद रखिए, इसको घुमा पूछ सकता है। तो देखिए, नए नए आपके अभी जगदीप धनखड़ जी बने हैं आपके भैया 14 नंबर के आपके उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन बनने का चांस है, ये लिख देता हूँ उसको भी। 14th उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। जी उनका नाम ही है, जगदीप धनखड़ जी नाम है, जी मैं सम्मान में लगा रहा हूँ, ठीक। यस, तो 14th नंबर के हैं, वर्तमान में नाम उनका जगदीप धनखड़ जी है, जो वर्तमान में है अभी। इनसे पहले वेंकैया नायडू जी थे, ठीक है। इनके चुनाव में ही लोकसभा प्लस राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं। कुल का मतलब ही है कि निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, सभी। कुल मतलब निर्वाचित प्लस मनोनीत, मगर केवल लोकसभा राज्यसभा और कुछ नहीं। मनोनीत आपको भटकाने के लिए दे सकता है कि सभी राज्यों के विधानसभा के, क्योंकि राष्ट्रपति में आप पढ़े रहते हैं कि सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य देंगे, तो उसका लाइन इसमें डाल देगा। दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य देंगे तो नहीं। उपराष्ट्रपति जी के में केवल और केवल लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य देते हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत, कुल सदस्य देते हैं। सदस्य इनको मत देते हैं, ठीक। चलिए, इनको इन लोग मत देते हैं, मतदाता इन लोग। लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्य या निर्वाचित चाहे मनोनीत हो, दोनों ही सदस्य भाग देते हैं, वोट देते हैं, ठीक है। और इनका कार्यकाल भी आप जानते हैं सर। हाँ सर, इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष, ठीक है। ये अपना त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को देते हैं, क्योंकि वही इनको शपथ भी दिलवाते हैं। तो भाई जो शपथ दिलाएगा उसको त्याग पत्र देते हैं नॉर्मली। तो त्याग पत्र हो चाहे शपथ हो, त्याग पत्र तो भैया राष्ट्रपति जी को ही देते हैं, और शपथ राष्ट्रपति जी को ही देते हैं, या राष्ट्रपति जो नियुक्त व्यक्ति इनको शपथ दिलवाता है, ठीक। इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, तो लिख दे रहा हूँ उसको भी मैं यहीं पे ही। हाँ, सब खिचड़ी होगा, और फिर ध्यान रखेंगे कि भाई इनके ऊपर भी महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है।
महाभियोग की प्रक्रिया चला के इनको भी पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग इनके लिए भी लागू है। राष्ट्रपति जी के लिए भी था अनुच्छेद 61 के तहत, इनके लिए भी लागू है। योग्यता जो होना चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए? सर आप भारत के नागरिक हो, तो भारत के आप नागरिक हो, लिखना नहीं है, सब याद ध्यान में रखिए, लिखना नहीं है, कोई बड़ा चीज थोड़ी हो रहा है। हाँ सब भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूर्ण हो चुकी हो, 35 वर्ष की आयु। राष्ट्रपति जी के लिए भी 35 वर्ष था, उपराष्ट्रपति जी के लिए भी 35 वर्ष, ये बात ध्यान रखेंगे, 35 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके हो, मगर 35 वर्ष की उम्र पूर्ण हो चुकी हो, 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। मगर एक बात ध्यान रखेंगे क्या, कि भैया किसी लाभ के पद पर ना हो, तो सबके लिए ही है कि लाभ के पद पर ना हो, ठीक। और क्योंकि राज्यसभा के, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति जी लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखते हो, वैसे आपके उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सदस्य की योग्यता रखते हो, याद रखिएगा। राष्ट्रपति जी में लोकसभा था, उपराष्ट्रपति जी में राज्यसभा है, क्योंकि राज्यसभा के तो पद सभापति बनते, इसलिए राज्यसभा के सदस्य की योग्यताएं रखते हो, बाकी योग्यताएं राज्यसभा सदस्यों की टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। हाँ क्लियर। और कुछ है बताना है? ये शपथ लेते हैं पद एवं गोपनीयता की, शपथ किसका लेते हैं? शपथ लेते हैं पद एवं गोपनीयता की, ये अपने पद की और उस गोपनीयता की शपथ लेता है कि हाँ भैया जो भी चीज़ में जानकारी मिलेगा मैं उसको गोपनीय बना करके रखे रहूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उपराष्ट्रपति हूँ और मुझे देश की कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल गई तो मैं उस गोपनीयता, उस बड़ी सूचना को कहीं और सेल कर दूँ, बेच दूँ, धंधा कर लूँ, बिजनेस बना लूँ, नहीं। इनको उस पद पर रहते हुए जितनी भी सूचना मिलेगी इनको हमेशा के लिए गोपनीय बनाए रखना होगा। उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेते हैं और उस पद से के साथ गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ठीक। चलिए इनको शपथ तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो ये आपको पता ही है, राष्ट्रपति जी दिलाते हैं या राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इनको दिलाएगा, इनके द्वारा ही नियुक्त व्यक्ति, मेरा आप राष्ट्रपति देखेंगे वैसे तो, ठीक क्लियर। तो उपराष्ट्रपति जी का जितना है दोस्तों चिट्ठा आपका पूरा खोल करके आपके सामने रख दिया हूं मैं, ठीक। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक एक चीज आपके दिमाग में रहेगा, कोई दिक्कत डाउट नहीं आएगा। कि उपराष्ट्रपति जी का पद अनुच्छेद 63 में राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, पदेन सभापति होंगे, और 64 में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, ये भी याद रखिएगा। 65 में वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, जरूरत पड़ने पर 65 के तहत ही, ठीक है। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, शपथ इनको राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं, ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक चाहिए, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, गुप्त मतदान होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, लोकसभा राज्यसभा के कुल निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य मिलकर के देते हैं, कुल सदस्य सभी सदस्य मिलकर इनको अपना मत देते हैं। 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी हैं। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 63 से 73 तक पूरा हमारे संविधान में देखने को मिलता है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष है, त्याग पत्र या शपथ राष्ट्रपति जी करवाते हैं, बस। तो इससे ज़्यादा दोस्तों आपको पूछेगा नहीं, फिलहाल इतने को ध्यान रखिए। और इसमें से ही क्वेश्चन कूट के रूप में जोड़ जोड़ के पूछ लेगा, राष्ट्रपति जी वाला चुनाव इसमें डाल के पूछ लेगा भटकाने के लिए, ताकि आप भटके और आप गलत आंसर टिक करके आए और वहीं पे आपको एग्जाम से बाहर कर दें। मतलब आपको नहीं बाहर करना है, सिर्फ एक चार्ट पढ़ के जाना है, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्लियर दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लूँ मैं भी। ठीक है, चलिए। और अब ये तो हो गया भाई क्लियर हमारा। अब आते हैं हमारे किस पे, उन चार्ट और टेबल पे, कि मैं बोला था कि भाई आप जो आपको पढ़ा दूंगा आज, तब मैं लास्ट में आपको टेबल और चार्ट पढ़ाऊंगा। तो हम आते हैं अपने टेबल और चार्ट की ओर, ताकि आपको मैं टेबल 1 और टेबल 2 पूरा याद करवा दूँ, है ना भाई। चलिए आइए हम पढ़ेंगे। सर संविधान टोटल 22 भाग होते हैं, लास्ट में रिवीजन कर लीजिए।
और सर उसमें 395 अनुच्छेद होते हैं 22 भागों के अंदर अंदर। 12 अनुसूची अलग से होती है। अनुसूची को अलग से क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं 12 अनुसूचियों में जिसमें बार बार संशोधन की आवश्यकता हो सकती है या जो समय के साथ बहुत तेजी से परिवर्तित होते हैं। तो क्योंकि पूरे संविधान के स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाता अगर किसी भाग के अनुच्छेद में होते, तो इसलिए बार बार संविधान में चेंज ना करना पड़े, इसलिए इनको अनुसूचियों को अलग से खंड बना के रख दिया गया। क्लियर? चलिए आते हैं सर। सबसे पहले क्या, हम पूरे भागों को एक कहानी के माध्यम से हम सब पढ़ते हैं। भाई भारत देश आप बोलते हैं सर, भारत देश का संविधान, तो इसमें भारत देश क्या है सर? भारत देश पूरे पृथ्वी पे कोई ना कोई एक निश्चित क्षेत्र है, एक निश्चित टुकड़ा है धरती का। यस सर। भाई जाहिर सी बात, सबसे पहले भारत देश क्या है? अपने आप में एक निश्चित सीमा बाउंड्री वाला कोई निश्चित क्षेत्र है। क्या इतना जो क्षेत्र है यही भारत होगा, इसलिए भाग एक हो जाता है संघ राज्य और उसका क्षेत्र। तो क्षेत्र जरूरी है ना? यस सर। और कोई भी क्षेत्र 4 दिशाओं में होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसलिए 4 दिशाओं के हिसाब से अनुच्छेद 1 से 4 आ जाता है भाग 1 के अंतर्गत। तो भाग 1 का नाम क्या है? संघ राज्य और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद आ जाता है 1 से 4। सर जहाँ क्षेत्र है उस क्षेत्र पर वहाँ की जनता निवास करेगी, तो उस क्षेत्र पर रहने वाली जनता वहाँ के नागरिक कहलाएगी, इसलिए भाग 2 हो जाता है नागरिकता। उस क्षेत्र के नागरिक कौन कहलाएंगे? अनुच्छेद हो जाता है 5 से 11। सर नागरिक है तो नागरिकों को कुछ ना कुछ मौलिक अधिकार मिलने चाहिए ना? हाँ सर। तो भाग 3 हो जाता है मौलिक अधिकार। हाँ सर 12 से 35। सर लोगों को जब उनके अधिकार मिल गए तो उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करके अपने लिए सरकार का गठन किया, सरकार का निर्माण किया, संविधान बनाया, ठीक है। तो उसका जो सरकार बन के आई, जो राज्य बन के आई, सरकार को राज्य बोलते हैं मान लीजिए आप, राज्य क्या होता है आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो सर जो सरकार बन के आई वो सरकार अब क्या करेगी? कोई भी नीति बनाएगी आपके अच्छे काम के लिए। तो कोई नीति जब बनाए तो किन किन बिंदुओं को ध्यान में रख के बनाए कि हाँ मुझे कैसे काम करना चाहिए, किस दिशा में। इसके लिए जब संविधान का निर्माण हुआ तो कुछ निर्देशक तत्व तो बना दिए गए कि हाँ भाई आप इस क्षेत्र में काम करोगे, महिलाओं की समृद्धि के लिए, बाल बच्चों के कुपोषण को हटाने के लिए। हाँ, तो ऐसे कुछ निर्देशक तत्व तो डाल दिए गए ताकि सरकार जब भी नीति बनाए, तो राज्य जब भी नीति बनाए तो कुछ निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखें। तो अधिकार मिलने के बाद ही तो आप उनका गठन किए हो, इसलिए भाग 4 हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। इसमें 4 है, 1 2 3 4, भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी। तो अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51। और सर भाग 4 से बने डीपीएसपी, तो सरकार ने अपना कर्तव्य निभा दिया, सरकार ने अपना कर्तव्य निभा दिया, अच्छी नीति बना दी। सर हम जनता का भी कुछ कर्तव्य हमारे देश के प्रति, इसलिए भाग 4 से ही निकला सरकार के कर्तव्य के प्रति निकला जनता का कर्तव्य। 4A, भाग 4 से निकला 4A जनता का कर्तव्य, अर्थात हम लोगों का, नागरिकों का मूल कर्तव्य। और सर 36 से 51 था, तो 51 से बन गया 51A, 4 से बना 4A। तबीयत खराब होने वाला लग रहा है भाई। भाग 5। सर भाग 5 क्या होगा? सर मेरी 5 उंगलियां एक साथ जब इकट्ठा होंगी तो संघ बना लेती है ना, संघ बना लेती है। तो भाग 5 हो जाएगा केंद्र सरकार या संघ सरकार। और सर केंद्र सरकार के बाद दूसरा सरकार कौन है भारत में? सर राज्य सरकार। तो सर दूसरा भाग 6 में है, 5 और 6 में, भाग में 5 में संघ सरकार, तो भाग 6 में राज्य सरकार। तो सर भाग 5 में है आपके 52 से 151 तक जो आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ अभी, 52 से 151 तक जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति हम पूर्ण कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति जी भी आज पढ़ लिए हैं। 52 से 151 तक, ठीक है ना भाई? हाँ। सर राज्य सरकार कहाँ है? 151 के बाद क्या था? 152 से 237 तक। तो 52 से 151, 152 से 237 केंद्र सरकार, राज्य सरकार। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बाद सर भाग 5 और 6 के बाद 7 आता है। स से भाग 7 समाप्त, स से 7वें संविधान संशोधन द्वारा, स से 7वां 56, अर्थात 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 समाप्त कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है अनुच्छेद 237 व 238 में। तो ये आते हैं उस भाग पे कि हाँ सर भाग 7 निश्चित या समाप्त 7वें संविधान संशोधन सन 56 द्वारा, इसमें अनुच्छेद 238 ये समाप्त हो गया है, भाग 7 हो गया समाप्त। तो भाग 7 समाप्त हो गया। भाग 5 में था केंद्र सरकार, भाग 6 में था राज्य सरकार, अब भाग 7 हो गया समाप्त। तो भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बाद कौन सी सरकार है हमारे देश में? सर अगली सरकार माने भाग 8 होगी, केंद्र शासित प्रदेश। तो भाग 8 हो गई केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि केंद्र और राज्य के बाद केंद्र शासित प्रदेश ही बना बड़े स्तर पे। सब केंद्र शासित प्रदेश क्या है? 239 से 242, अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242, ठीक, 238 हो गया था, तो 38 से 39 से 42, ठीक।
और सर केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, 7 समाप्त होने के बाद 8 में सर आपका हो गया क्या, केंद्र शासित प्रदेश। सर केंद्र शासित प्रदेश का और कौन सा सरकार बचा है, अरे सर पंचायती राज और नगरीय निकाय तो बचा है, इसलिए भाग 9 और 9 ए हो गया, भाग 9 और 9 का ही ए हो गया पंचायती राज और नगरीय निकाय। 243 से देखिए 43 पूरा पूरा 43 ही है, मगर इसमें 43 से 43 ओ है, पी से जेड जी है, ए से ओ समझिए, पी से जेड जी, क्योंकि ओ के बाद पी आता है, तो फिर 243 से 243 ओ, 243 पी से 243 जेड जी, तो पूरा 243 में ही खत्म है। सर 909 ए आप देखिए। सर भाग 10 अब आ गया, बताइए देश में हमारे सर केंद्र सरकार बन गई, राज्य सरकार बन गई, केंद्र शासित प्रदेश बन गई, पंचायती राज बन गई, नगरीय निकाय बन गई, मगर दोस्तों उसके बाद भी कुछ जनजातीय क्षेत्र बची कि नहीं बची, हाँ सर कुछ स्पेशल विशिष्ट जनजातीय क्षेत्र बची है, जैसे पूर्वोत्तर भारत आप देखेंगे जो ट्राइबल वाला कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ भैया नॉर्मल वो अपने हिसाब से सब नियम कानून चलता है, उनका अपने हिसाब से पूरा शासन प्रशासन चलता है, तो हमारे सरकार ने उनकी संस्कृति में हस्तक्षेप न करने के लिए उनको भैया खुद प्रशासन चलाने का परमिशन दे दिया। इसलिए आपको याद रखें सर अगला भाग क्या हो जाएगा, सर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, या एक तरीके से समझिए भाग 10 हो गया, 9 ये तो हो गया, 9 के बाद आता है भाग 10, तो भाग 10 हो गया अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, या अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र प्रशासन नहीं, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, इसमें भाग 10 में अनुच्छेद हो गया 244 से 44 ए, देखिए 44 ही है, 44 ए हो गया, 44 और 44 ए, ठीक। सर 10 के बाद क्या होता है, सर 10 के बाद आता है भाग 11, 1 और 11, एक तरफ है केंद्र सरकार एक तरफ है राज्य सरकार, इसी में टकराव देखने मिलता है, तो दोनों के बीच संबंध 11 में भाग 11 हो गया, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध, हाँ सर ये हो गया। अनुच्छेद आ गया दोस्तों आपका 245 से 263, 45 से 63। सर भाग 12 में क्या हो गए, अरे तेरे संपत्ति के तो 12 बज गए, क्या तेरे संपत्ति के 12 बज गए, तो भाग 12 तेरे संपत्ति के 12 बज गए, तो भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, तेरे वित्त के तेरे संपत्ति के 12 बज गए, तेरे संविदाएं के 12 बज गए, तो सर संपत्ति आपको पता है हटा करके 44वां संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति के अधिकार को हटा करके डाल दी गया अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार में, किसमें डाले सर संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का विधिक अधिकार में डाले, तो लीजिए 300 का आ गया, तो कहाँ से 264 से 300 ए, 245 से 263, 64 से 300 ए। भाग 13, अरे भाई 13 भाग 13 तेरा व्यापार कैसा चल रहा है, काम धंधे कैसे चल रहा है, तो भाग 13 हो गया दोस्तों कि तेरा व्यापार कैसा चल रहा है, तेरा वाणिज्य कैसा चल रहा है, तेरा समागम कैसा चल रहा है, अर्थात भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, तो तेरा व्यापार कैसे चल रहा है, तो भाग 13 से 13 हो गया, व्यापार से व्यापार हो गया, इसका अनुच्छेद है क्योंकि व्यापार शुभ काम है तो पैसे सगुन से काम करना चाहिए, इसलिए अनुच्छेद 301 से 307, 1 रुपया सगुन है, हाँ सर। और भाग एक सर 214, सर भाग 14 आ गया, अब सर भाग 14 में क्या होगा, सर कोई भी आदमी क्या चाहता है कि यार सब चीज़ ठीक है, काम धंधा अपना अलग ठीक है, बिजनेस अपना अलग सरकार ठीक है, मगर मैं तो चाहता हूँ क्या तो मेरा संघ में, मेरा केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में मेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाए, जो आप चाहते हैं, तो आपसे जुड़ा हुआ है। भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं सेवाएं सेवाएं, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो भाग 14 आपसे जुड़ा है ना, आप तैयारी कर रहे हैं तो यस सर। तो अनुच्छेद 308 से 323 यूपीएससी स्टेट पीएससी ये सब चीज़ें, तो 308 से 323 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है यस। तो भाग 14 भी हो गया, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक। चलिए तो दोनों चार्ट हम पढ़ लिए अच्छे से, फिर अब आते हैं यहाँ पे सर भाग 14 के बाद आता है 14 से 14 ए, 14 से ही 14 ए, 4 से 4 ए, 9 से 9 ए, वैसे 14 से 14 ए, तो 14 ए में दोस्तों आपका अधिकरण जो अनुच्छेद है 323 ए और 323 बी, फिर बाद में जोड़े गए, 4 में 4 ए जोड़ा गया, 9 में 9 ए जोड़ा गया, 14 में 14 ए जोड़ा गया, याद रखेंगे 4 ए में जोड़ा गया आपके मूल कर्तव्य, 9 ए में जोड़ा गया आपका नगरीय निकाय, और 14 ए में जोड़ा गया अधिकरण, तो आता सर अनुच्छेद 323 से 323 बी, क्योंकि पीछे आप 323 देखे थे, देखिए 323 आप देखे थे, तो 323 में 323 ए और बी बाद में जोड़ा गया, 323 ए और बी जोड़ा गया बाद, ठीक। तो 14 और 14 तक खत्म हो गया। भाग 15 का बात आ गया, क्या भाग 15 है ना,
तो मैं 15 वोटों से निर्वाचित हो गया। क्या मैं 15 वोटों से निर्वाचित हो गया, इसलिए भाग 15 में याद रहेगा निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 ए। तो भाग 15 में 324 से 329, 324 329 ए। भाग 15 में याद रखेंगे 15 वोट से मैं निर्वाचित हो गया, 15 वोट से मैं निर्वाचन हो गया। ठीक, तो ऐसे याद रख लीजिए भाग 15 निर्वाचन 324 से 329 ए। सिर्फ भाग 15 के बाद भाग 16 आ गया। भाग 16 कि कुछ जो विशेष वर्ग के लोग हैं जो 16 तोलह करते रहते हैं, 16 तोलह करते रहते हैं, तो ऐसे कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो जो 16 तोलह करने वाले वर्ग हैं उनके लिए कुछ विशेष उपबंध। तो भाग 16 में 16 तोलह करने वाले वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो 16 से भाग 16 हो गया, तोलह करने वाले वर्गों के लिए विशेष उपबंध, तो वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो भाग 16 तोलह करने वाले कुछ विशेष वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 से 342। ठीक, 15 में क्या हुआ सर आपका, 15 में निर्वाचन, 15 वोट से निर्वाचन हुआ, 16 में हुआ कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध, आपका हो गया 330 से 42। सर भाग 17 में क्या था, 17 में खतरा होगा उस व्यक्ति के लिए जो 17 प्रकार की भाषाएं बोलेगा, इसलिए भाग 17 में हो गया भाषा, राजभाषा। 17 प्रकार की मैं भाषा बोलता हूँ। 343 से 351, 343 से 351 अनुच्छेद धीरे धीरे याद होगा दोस्तों। पहले भाग का नाम तो याद कीजिए, आपको भाग का नाम याद हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। अब देखिए जब चालू होता संविधान, वहाँ और आज की स्थिति में देखिए, अगर आपको 2-4 पार्ट का नाम भी याद है तो बहुत बड़ी बात है। सर भाग 17 हो गया राजभाषा, तो भाग 17 प्रकार की भाषा हो जाती है, तो 17 से भाग 17 भाषा से राजभाषा। 343 से 51। और सर अ से भाग 18, अ से 18, सर भाग अ से 18, अ से आपातकालीन उपबंध या आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 352 से 360। 352 में आपका आ गया राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में आ गया भाई राष्ट्रपति शासन, 60 में आ गया वित्तीय आपातकाल। तो आता है भाग 18 में आता है आपातकालीन प्रबंध। भाग 19 में आता है 19 प्रकार के किरणें, 19 प्रकार की किरणें। तो 19 प्रकार की किरणें, भाग 19 में 19 प्रकीर्ण हो गया 361 से 67। सर भाग 20 में होता है हमारा क्या, संविधान संशोधन। भाग 20 में डबल एक्स में होता है संविधान संशोधन 368, अनुच्छेद 368 याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सर भाग आपको क्या हो गया 21 और 22। तो भाग 21 में दोस्तों आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो संक्रमणकालीन विशेष उपबंध याद रखिए, क्या संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, और वो कैसे अस्थायी। तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध 21, 69 से 92, 95 होना चाहिए, तो 69 से 92 है, तो 93 से 95 अगला बचेगा, क्योंकि 95 तक ही है। तो अगला आ गया दोस्तों संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो जो भी संविधान में संक्षिप्त नाम दिए हुए हैं, प्रारंभ कब हुआ है, सब दिया हुआ जानकारी दोस्तों सब भाग 20 में आता है। भाग 22 में, भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। तो इस तरीके से पूरे 22 भाग आज आपको रिवीजन कराएं, हालांकि ये सब आपको नीचे का याद करवाना है, मैंने आज बता दिया यहाँ पे ऊपर। ठीक, चलिए भैया, चलिए आज की क्लास आपको यहीं पे होता है समाप्त। हम क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग शेयर वगैरह नहीं कर रहे हैं क्लास को, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों मत कीजिए भी लाइक, मत कीजिए शेयर। मगर एग्जाम में मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। आपको जहाँ आसान लग रहा होगा आप संविधान पढ़ रहे होंगे, मगर क्वेश्चन यहीं से आएगा। आप देखेंगे एग्जाम देने के बाद आपको पछतावा होगा कि क्यों हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, क्यों हम शेयर नहीं कर रहे, क्यों हम लाइक नहीं कर रहे थे। और इतना सा सीरीज जो चल रहा था जिससे हमको इतना सीखने मिल रहा था, हमारे लाइक नहीं करने की वजह से सर उसको बीच में ही बंद कर दिया, तो हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ कि जब भी पेपर होगा छत्तीसगढ़ में, उस एग्जाम के बाद आपको समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि अभी जो व्यापम और पीएससी का पैटर्न बदला है, उस बदले पैटर्न के अनुरूप दोस्तों हम आपको पूरा पेपर को कोर्स को डिज़ाइन किए हैं। ठीक, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, समय बताता है, बोलते हैं हर एक चीज़ को, समय बहुत बलवान है। तो मैं तो भाई गुरु को फर्ज है चेताना, मैं चेताते रहता हूँ आप लोगों को। फिर भी मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा मेरे लिए दुआ कर दो, निरोग स्वस्थ तंदुरुस्त रहूँ। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।